हातियापुर गांव में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती किसान था। वो साल भर मेहनत करके नींबू किसानी करता था। अपनी फसल बेचकर अपना घर चलाता था। पीलू और बबलू देवी की बहुत बड़े भक्त थे। वो हर काम देवी का आशीर्वाद लेकर ही किया करते थे। एक दिन बबलू कहता है, पीलू, इस बार मैं खास पहाड़ी नींबू की फसल बोया हुआ हूँ और बहुत अच्छे से खाद और पानी की सिंचाई का भी काम किया है और खास ख्याल रखा हूँ। तुम देखना, इस बार देवी माँ की कृपा से बहुत बढ़िया नींबू की फसल होगी। हमारे सारे दुख तकलीफ हमेशा के लिए मिट जाएंगे। तो पीलू कहती है, देवी जी करे ऐसा ही हो, नहीं तो अगर पिछले बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक ही नहीं बचेंगे। हमारे ऊपर वैसे ही कड़क सेठ का बहुत कर्ज है। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी। वो पीलू की गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी। पीलू बहन, बबलू भाई साहब, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोगों पर कड़क सेठ का कितना उधार है? ऐसा करो पीलू बहन, तुम मेरे घर आज से काम शुरू कर दो। आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम शाम में आके खाना पका देना, घर की साफ सफाई कर देना। इसी बहाने तुम्हें थोड़े पैसे खाने पीने के लिए मिल जाएंगे। पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती थी। वो हर बार उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी। ऐसे ही एक दिन बबलू अपने खेत जाता है। वो देखता है कि उसकी नींबू की फसल बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो एक पौधे को निकाल कर देखता है तो पता चलता है कि उसमें नींबू नहीं उगे हैं। इसी तरह से सारे पौधे चेक करता है, लेकिन किसी में भी नींबू नहीं उगे होते हैं। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। मेरे खेत में नींबू क्यों नहीं उगे हैं? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे खेत में फसल क्यों नहीं उग रहा है? ये बंजर जमीन भी तो नहीं है, लेकिन हर बार फसल बेकार हो जाता है। हे देवी माँ, ये कैसी परीक्षा ले रही हो हमारी? अब आप ही इस मुसीबत से बाहर निकालो, नहीं तो मेरा और पीलू का जीव आप ले लो। हम वैसे कर्ज के कारण नहीं जी पाएंगे। ऐसा सोचकर बबलू रोने लगता है, लेकिन जैसे ही उसके आंसू उसकी फसल में गिर जाती है तो अचानक से खेत में सोने के नींबू उग जाते हैं। नींबू की चमक झलकने लगती है तो बबलू उन्हें देखता है। हे देवी माँ, आपकी बहुत कृपा है। आपने मेरा और मेरी पत्नी का जीवन बचा लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खेत में तो सोने के नींबू आ गए हैं। अब मेरा उधार चुक जाएगा और गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू एक बोरी में सोने के नींबू भर लेता है और घर लेकर जाता है। बबलू एक सोने का नींबू बेचकर घर का राशन ले आता है और पूरा कर्ज भी चुका देता है। लेकिन वो सोने के नींबू वाली बात पीलू को नहीं बताता है। एक दिन सुंदरी उसके घर आती है। क्या हुआ? इस बार तुम लोग नींबू की फसल नहीं बेच रहे हो क्या? इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है? ऐसा है तो तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे। तो पीलू बोलती है, नहीं, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है देवी माँ की कृपा से सुंदरी बहन। तो सुंदरी कहती है, नहीं नहीं पीलू, बबलू इस बार फसल बेचने के लिए बाजार गया ही नहीं। अब तुम ही सोचो तुम्हारा आगे क्या होगा। बबलू जब घर लौटता है तो पीलू उससे पूछती है, बबलू जी, पड़ोसन कह रही थी कि आप इस बार शहर के जंगल में नींबू बेचने के लिए नहीं गए थे। अगर हमारी नींबू की फसल ही नहीं हुई है तो आपने घर का राशन कहाँ से लेकर आए हो और अपने तो पूरे कर्ज भी चुका दिए हो। इसके बाद बबलू पीलू को सोने के नींबू से भरी हुई बोरी दिखाता है। खिड़की से सुंदरी भी उस सोने की नींबू की बोरी देख लेती है। अरे, इनके पास तो बोरी भरकर सोना है, ये तो मेरे कब्जे में होना चाहिए। ऐसे सोचकर वो उनके घर चली जाती है। तुम दोनों गरीबों को खाना नसीब नहीं हो रहा होगा, ऐसा करो तुम मेरे घर खाना खाने के लिए आ जाओ, ऐसे बोल के जाती है। सुंदरी को पीलू और बबलू मना नहीं कर पाते और उसके घर चले जाते हैं। वहाँ सुंदरी उन्हें बहुत बड़ी थाली परोस कर लाती है और उन्हें खाने के लिए दे देती है। जब दोनों पति पत्नी खा रहे होते हैं तो वो चुपचाप उनके घर चली जाती है और सोने के नींबू चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो नींबू उठाती है, एक नींबू पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर में
गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू वहाँ आ जाते हैं। सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। तभी पीलू बोलती है, तभी तो मैं सोचूं कि हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली हमें आज खाना क्यों खिला रही है। ये हमारे पीछे हमारे सोने की नींबू चुराना चाहती थी, लेकिन देवी माँ की कृपा से ये सब बच गए और उसका छुआ हुआ नींबू पत्थर में बदल गया। उसकी तो टांग ही टूट गई है। लालची सुंदरी को सबक मिल गया होगा। तो बबलू बोलता है, ये सुंदरी बहुत लालची है। इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है। इसी वजह से इसको सजा मिली। हाँ बबलू जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये नींबू जब तक हमारे घर में रहेंगे ये सुरक्षित नहीं रहेंगे। इनके चोरी होने का डर बना रहेगा। चलिए इन्हें खेत में गाड़ कर छुपा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी खेत में सोने के नींबू को छुपा देते हैं। बंटी और पीलू बहुत सरल स्वभाव के देवी के भक्त थे और जीवन में बहुत मेहनती और ईमानदार थे। इस वजह से उसकी शुद्ध भावनाओं से देवी खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दी। बंटी के निकले हुए आंसू से सोने के नींबू खेत में उग गए थे। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी का मन काला था। इसी वजह से उसके छूते ही सोने का नींबू पत्थर में बदल गया और उसी के पैर पर गिरकर उसका पैर तोड़ दिया। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों देवी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव के जंगल में पीलू अपना एक छोटा सा बर्फ का गोला बनाने का ठेला लगाती थी। वो बहुत गरीब थी और उसका पति बंटी कबूतर एक मैकेनिक था और मशीन के रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन उनकी बहुत आमदनी नहीं थी। एक दिन बंटी जब कड़क सेठ के घर में उसकी आरी मशीन रिपेयर कर रहा था, तब उसकी आरी मशीन अचानक से और खराब हो जाती है और उसमें आग लग जाती है। ये क्या किया तुमने बंटी? मेरी 50,000 की पेड़ काटने वाली आरी मशीन खराब कर दिया। अब इसका हर्जाना तुझे देना होगा। तो बंटी कहता है, लेकिन सेठ जी 50,000 कहाँ से दूं? मैं बहुत ही गरीब हूँ। तो कड़क बोलता है, वो मैं नहीं जानता, तू मुझे पैसा लाके दे। मुझे कारोबार में बहुत नुकसान होने वाला है। पैसे दे, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसे ही उदास मन से बंटी अपने घर आता है और अपनी पत्नी पीलू से पूरी बात कहता है। ये लो, घर में बड़ी मुसीबत आ गई है। वैसे भी हमारा खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था, अब तो ऊपर से और ये 50,000 का नुकसान भरना पड़ेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। खड़क सेठ भी खतरनाक आदमी है। चलिए हम किसी से उधार लेकर आते हैं। उधार चुकाना ज्यादा आसान रहेगा कड़क सेठ की दुश्मनी के सामने। ऐसा कहकर बंटी और पीलू उधार लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रिश्तेदार उधार नहीं देता है। कोई दोस्त या सहेली काम आती है। फिर वो दोनों हरिया तोते के पास पहुंचते हैं। हरिया काका, मुझे कुछ रुपये उधार चाहिए थे। बदले में मैं तुम्हारे यहाँ काम कर लूँगा। तो हरिया कहता है, अरे तुमको उधार की जरूरत कैसे पड़ गई? इन्हें अपने काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हरिया काका। खड़क सेठ की पेड़ काटने की मशीन खराब हो गई थी, तो इन पर वो इल्जाम लगा रहे हैं। अब उसकी भरपाई भी मांग रहे हैं। अगर हमने पैसा वापस नहीं किए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब आप ही कुछ कीजिए। ऐसे पीलू हरिया काका से कहती है। तो बंटी कहता है, हाँ हरिया काका, हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। बदले में मैं आपके यहाँ काम कर लूँगा। तो हरिया बोलता है, अरे तुम लोग घबराओ मत। काम धाम में तो फायदा नुकसान चलता ही रहता है। वैसे तुम्हारा बर्फ का गोला बनाने का काम कैसे चल रहा है पीलू? तो पीलू कहती है, मैं अकेली ज्यादा गोले नहीं बना सकती हूँ। हाथ थक जाते हैं तो बहुत कम आमदनी होती है। तो हरिया बोलता है, बंटी तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक बर्फ का गोला बनाने की मशीन बना देगा, जिससे तुम तेजी से बर्फ के गोले बना सकती हो।
और तुम्हारा बहुत मुनाफा भी होगा। तो बंटी कहता है, अरे ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। हरिया काका, आपने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। अब मैं आपकी मदद से पीलू के लिए बर्फ का गोला मशीन बनाऊंगा। अभी गर्मी का मौसम भी आने वाला है, स्कूल की छुट्टी में तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे। फिर थोड़े ही दिनों बाद बंटी पीलू के लिए बर्फ का गोला बनाने का मशीन तैयार कर देता है और वो लोग मिलजुल कर बर्फ का गोला और बहुत प्रकार के टेस्टी रंग बिरंगे गोले बनाने लगते हैं। जल्दी ही एक दिन खड़क सेठ उनकी दुकान में आता है। अरे वाह बंटी, तुमने तो ये नायाब मशीन बनाई है। ऐसी मशीन तो मैंने पहले कभी नहीं देखी और तुम्हारे बर्फ के गोले का स्वाद भी अच्छा है। बचपन की याद आ गई। खड़क सेठ जी, आपकी तारीफ का शुक्रिया। अब पीलू इस ऑटोमेटिक मशीन होने के कारण ज्यादा फ्लेवर के रंग बनाने में टाइम लगाती है, ना कि हाथ से गोला बनाने में। तो स्वाद और रंग बहुत अच्छे आते हैं। ये लीजिए सेठ जी, 20,000 रुपये, बाकी हम जल्द ही आपको लौटा देंगे। ऐसे ही दोनों पति पत्नी की दुकान के सामने बहुत से ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। अरे बंटी भैया, ये तो गजब की मशीन बनाई है। मुझे इस मशीन का 3 गोले देना, ऑरेंज, काला कट्टा और केसरिया। खड़क सेठ भी तारीफ करके गए हैं, मुझे गोले देना, मैंगो और खास। उनकी दुकान चलती देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। पीलू की दुकान के सामने उसकी कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान थी। वो पीलू और बंटी की दुकान की भीड़ देखकर सोचता था, इनकी दुकान तो अब जोरों शोरों से चलने लगी है, मुझे इसकी काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग मेरी दुकान बंद करवा देंगे। ये मशीन में चोरी कर लूंगा, उसके बाद ये लोग खड़क सेठ का उधार भी नहीं चुका पाएंगे, फिर तो इन्हें जंगल ही छोड़कर जाना पड़ेगा। कालू उसी रात को पीलू और बंटी के घर जाता है और खिड़की से चुपचाप झांक कर देखता है। बंटी और पीलू आराम से सो रहे थे। कालू अंदर आता है और मशीन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से मशीन को ऑन कर बैठता है, जिससे उस पर बर्फ की बारिश हो जाती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ में फिसल जाता है और वो चीख उठता है। पीलू घबराकर उठती है और चिल्लाती है, चोर आया, चोर, चोर को पकड़ो, अरे कोई तो सहायता करो। बबलू बिना देखे कालू को डंडे से पीटने लगता है। ऐसा पीटूंगा कि सारी जगह सूज हो जाएगी। अरे ये तो कालू है। कालू भाई, आप हमारे घर इस मशीन को चुराने आए थे? तो कालू कहता है, अरे मुझे माफ कर दो, पहले ही ठंडी से बुरा हाल है। मैं तो तुम्हारी मशीन चोरी करने वाला था बंटी, क्योंकि तुम्हारे ऑटोमेटिक बर्फ गोला मशीन से मुझे कोल्ड ड्रिंक बेचने में बहुत नुकसान हो रहा था। अब बर्फ में फिसलने के बाद तो मैं काम करने लायक ही नहीं रहा। तो पीलू कहती है, आप मेहनत करते कालू भैया, तो आज आपकी पिटाई खाकर ऐसी हालत नहीं होती। तो बंटी बोलता है, चोरी करने के बजाय तुम कहीं और दुकान ही खोल लेते कालू, तो मुनाफे में रहते। अब जंगल छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। लेकिन वादा करो कि अब के बाद बदमाशी नहीं करोगे। कालू बंटी और पीलू को वादा करता है कि वो अब से पूरी ईमानदारी से काम करेगा। उसके बाद से बंटी और पीलू की बर्फ की गोले बनाने की मशीन से बहुत अच्छी कमाई होती है और वो लोग खड़क सेठ का उधार भी चुका देते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।